गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने बहुत कुछ बताया भी था। कुछ चीज़ें छूट गई थी, वो हम यहाँ पे देखेंगे। जो भी चीज़ छूटी थी, जैसे मान लो कि ये हमारा चार्ज क्या है, एक क्यू है और यहाँ पे हम कोई भी टेस्ट चार्ज रखते हैं। ये हमारा क्या है, सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज है। और कोई भी टेस्ट चार्ज अगर हम रखते हैं तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम उस पॉइंट पे, जैसे मान लो इस पॉइंट पे हम क्या है, कोई भी टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, तो इस दो पॉइंट को तुम क्या करोगे, ठीक है, ज्वाइन करोगे और ज्वाइन करोगे। और ये जो है अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली क्या होगा, यहाँ से आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड कहने का मतलब क्या होगा कि इसको अगर हम कनेक्ट करेंगे ना, ऐसे देखो, इसको हम कनेक्ट किए, क्लियर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस साइड है, ठीक है। वो किस डायरेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है। अगर मान लो पॉइंट P यहाँ पे रहता तो हमारा क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे इस तरफ, समझे। अगर मान लो कि ये हमारा पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर की तरफ। ये अगर है हमारा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ, ये है तो इधर की तरफ। अब हम देखेंगे ना, किसी भी पॉइंट पे हम अगर लेके देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है। लेकिन किस तरीके से आउटवर्ड, तो रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड का कहने का मतलब क्या हुआ ना कि जैसे देखो हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे ना, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट से होते हुए हम क्या किए, एक सर्कल ड्रॉ किए, या फिर इस पॉइंट से होते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ किए, एक सर्कल ड्रॉ किए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है, ठीक है, इसका डायरेक्शन हम देखेंगे और इसको जैसे ही हम पीछे मिलाएंगे ना, पीछे, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा इस सर्कल का, समझे। अगर हम इसको सेंटर मानते हुए अगर बना रहे हैं तो सेम उसी तरीके से यहाँ भी है। तो पॉजिटिव चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किधर की तरफ होता है, तो रेडियली आउटवर्ड होता है, समझे कि नहीं। नेगेटिव चार्ज के चलते क्या होगा, रेडियली इनवर्ड्स होगा। एक और चीज छूटा था, वो भी हम देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम उसको इस तरीके से दिखा रहे थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये किसके लिए है, वैक्यूम के लिए है, ठीक है, वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये जितने भी टर्म्स है ना, इसके बारे में तुम अच्छे से जान चुके हो। मैं सिर्फ याद कह रहा हूँ कि जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये जो मैग्नीट्यूड है इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। मॉड के अंदर में हम ले लेंगे और मॉड के अंदर में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, समझे, 1/r स्क्वायर, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर रूल कहते हैं, ठीक है। अब देखो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है हमारा, एक टेस्ट सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे है और इस पॉइंट पे है और इस पॉइंट पे है, पॉइंट नंबर A B C। तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, वो पॉइंट C पे सबसे ज्यादा होगा, B पे उससे कम होगा और A पे क्या होगा, सबसे कम होगा, अगर हम तीनों को कंपेयर करते हैं तो। अब देखो अगर हम इसको हम देखेंगे तो क्या हुआ, एक लाइन पे है ये, समझे। अब देखो ये जो है चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ। लेकिन मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड सबसे कम ये हो, इसका होगा, फिर उसके बाद से इससे ज्यादा इसका होगा, फिर इससे ज्यादा इसका होगा, समझे। अब देखो ये याद रखने के लिए कैसे हम देखेंगे, जैसे मान लो कि एक
कुत्ता है, जो मैं एग्जांपल तुमको दे रहा था, एक कुत्ता है और वो कुत्ता क्या हो गया, मर गया है, सड़ गया और रोड के किनारे पड़ा हुआ है या फिर एक फील्ड में पड़ा हुआ है, समझे। तो जैसे जैसे तुम उसके नज़दीक जाओगे, ठीक है, तो उसका जो मतलब वो जो गंदे तरीके से महकता है ना, उसका स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। दूर रहोगे तो हल्का हल्का ऐसे महसूस होगा, ठीक है, हल्का हल्का महक आएगा। जैसे जैसे नज़दीक जाओगे उसका स्ट्रेंथ और बढ़ता जाएगा। एकदम पास में जाओगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा गंदा महकेगा। तो इस तरीके से भी तुम इसको याद रख सकते हो। और देखो, अगर मान लो कि अगर नेगेटिव चार्ज रहता, ये अगर हमारा नेगेटिव चार्ज रहता, समझे, ये क्या है, सोर्स चार्ज है, तो इसी तरीके से अगर हम डिफरेंट पॉइंट पे अगर हम लेते हैं ना, तो सिर्फ डायरेक्शन बदल जाता है, समझे। क्या होता है, सिर्फ डायरेक्शन बदल जाता है। और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, इस पॉइंट पे क्या है, कम है, और इस पॉइंट पे क्या है, ज़्यादा है। अब तुम कहोगे, जैसे मान लो कि अगर तुम निकाल रहे हो, जैसे प्लस माइनस का तुम अगर ध्यान रख रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ आया इस तरीके से, प्लस मान लो 3 न्यूटन पर कूलम, और एक में आया, ठीक है, -4 न्यूटन पर कूलम। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, समझे। इसका कहने का, हम अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारा जो है, जैसे इसमें मान लो प्लस आया और इसमें माइनस आया, तो फील्ड का स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा है। देखने से अगर हम इस दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं ना, तो ये हमारा क्या है, बड़ा है, और ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो तुम्हें दोनों को, साइन को हटा के तुम्हें कंपेयर करना है, ठीक है। साइन को तुम हटाओगे और फिर कंपेयर करोगे। ऐसा नहीं है कि तुम साइन को लेके कंपेयर करोगे, साइन को हटा देना है। साइन अगर माइनस है तो माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब सिर्फ ये हुआ कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके लिए है, तो वो निगेटिव चार्ज की वजह से है, निगेटिव सोर्स चार्ज की वजह से है। अगर प्लस है तो वो किसकी वजह से है, तो वो पॉजिटिव सोर्स चार्ज की वजह से है, समझे। कुछ चीजें और हम ध्यान देने लगे, अगर हम ज्योमेट्रिकली अगर वेक्टर का अगर हम साइज के हिसाब से अगर कहते हैं, तो देखो ये जो ए पॉइंट पे जो वेक्टर होगा ना, वो छोटा होगा किससे, बी पॉइंट के वेक्टर से छोटा होगा। बी पॉइंट का वेक्टर थोड़ा सा बड़ा होगा, और सी पॉइंट का जो वेक्टर होगा ना, वो क्या होगा, वो और भी बड़ा होगा, समझे। सी पॉइंट का जो वेक्टर होगा और भी बड़ा होगा। देखो, अगर स्ट्रेंथ देखेंगे तो यहाँ पे कम है, फिर उससे ज़्यादा है, फिर उससे ज़्यादा है, समझे। वेक्टर अगर का उसका लंबाई अगर बढ़ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वेक्टर जो है वो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा है, समझे। तो ये सब बातें ध्यान रखना, और ये चीज़ जो है ना हम फिर से बाद में डिस्कस करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे तब, ठीक। तुम्हें एक और चीज़ ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड्स होता है, और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड्स होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू यानी कि सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है, ना कि डेश चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, ठीक है। वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सोर्स चार्ज के चलते किसी पॉइंट पे डिपेंड कैसे करता है, डिपेंड किस पे करता है, तो उस पॉइंट का कितना डिस्टेंस है उस पे भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी कॉन्सेप्ट है ना, ये खत्म हो गया। डायमेंशन जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, समझे, वो भी तुम लोग निकाल लेना। जैसे यूनिट हम बताया था ना, न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो कूलम्स लॉ में जो फोर्स आएगा वो क्या होगा, न्यूटन में होगा। एक और चीज देखना, जो मैंने कॉम वाला एग्जांपल बताया था ना कि जैसे मान लो कि कोई भी चार्ज किसी, जैसे मान लो प्लास्टिक रॉड चार्ज है, तो प्लास्टिक रॉड अगर चार्ज है तो जो भी स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर है वो क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं।
तो कूलम्ब्स लॉ के आधार पर अगर हम देखेंगे तो फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, समझे। और यहाँ पे हम देखेंगे कि डिस्टेंस, ठीक है, तो ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए। और मैंने पहले भी मतलब कूलम्ब्स लॉ पढ़ाने से पहले भी बताया था कि जो फोर्स होता है ना वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, यानी कि डिस्टेंस अगर कम है तो फोर्स ज़्यादा रहेगा, डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो फोर्स हमारा दोनों के बीच में कम रहेगा। तो इससे भी तुम्हें वो पता चल जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब देखो, जैसे हम मान लो कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस की हम बात किए थे, फोर्स दो चार्ज के बीच में कितना होता है ये हम कैलकुलेट किए थे, ये हम कूलम्ब्स लॉ से कैलकुलेट किए थे, समझे, करना सीख रहे थे। और कूलम्ब लॉ यही बताता है कि दो चार्ज के बीच में फोर्स कितना रहता है। फिर उसके बाद से ना हम देखें कि एक चार्ज पे फोर्स कितना लगता है अगर ढेर सारा चार्ज हो तो जो भी टॉपिक हम पढ़े थे, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, जो कि बेसिकली क्या है, कूलम्ब्स लॉ से बताया जाता है। दूसरा क्या है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल पॉइंट चार्जेस। इसमें हम क्या किए थे, कूलम्ब्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दोनों को हम यूज किए थे, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ, इसमें क्या है, कूलम्ब्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कूलम्ब्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दोनों का हम यूज किए थे। तुम लोग अभी तक सही बताया तो तुम लोग लिख कर दिखाए भी नहीं हो कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है, ठीक है। एक ने लिख कर दिखाया था तो वो क्या है, वो भी गड़बड़ी था। तो तुम लोग ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। अभी बहुत स्लो, अगर तुम लोग मतलब जो भी पढ़ाई हो रही है ना बहुत स्लो हो रही है, ठीक है, तो तुम लोग भी उसमें और भी स्लो हो जा रहे हो। अब देखो यहाँ पे मैंने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज हम पढ़े थे, ठीक है। अभी मैंने पढ़ा, अब हम यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। देखो है बहुत आसान, समझे, बहुत ही आसान है, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। क्या चीज़ कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस हम कैलकुलेट किए थे, समझे। और अगर मान लेते हैं कि उसमें एक जो चार्ज है वो बहुत ही छोटा है, या फिर उसका जो मैग्नीट्यूड है अगर यूनिटी हो जाए, समझे, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिटी हो जाए। जैसे मान लो कि एक चार्ज हमारा क्या है, Q है, और दूसरा चार्ज हमारा क्या है, Q इक्वल टू 1 है। तो जो फोर्स हम कैलकुलेट कर रहे थे वो कितना आ रहा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर हमारा क्या है, इसके बीच का डिस्टेंस है, तो इसके बीच का डिस्टेंस है। अब तुम देखो, अगर हम कहेंगे कि ये हमारा एक सोर्स चार्ज है, समझे, ये इसका कुछ ना कुछ साइज, मतलब इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा कूलम में, और इसका जो है ये कितना मैग्नीट्यूड है इसका, 1 कूलम है। तो हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज ये है, हम यहाँ पे इस पॉइंट पे रख रहे हैं, तो इस पॉइंट पे रखने के बाद से जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किसकी वजह से, इसकी वजह से, वहीं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा किसकी वजह से, तो इसकी वजह से। समझ लो फिर से एक बार, ठीक। हम क्या किए कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे लाए, और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज ना फोर्स एक्सपीरियंस किया किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस किया ना, वहीं क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक, किसकी वजह से, तो इसकी वजह से। और उसका डायरेक्शन किधर होता है, तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड होगा। क्लियर हुआ इतना,
तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट जो कर रहे हैं वो किसके बराबर है? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनटू, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा r², इसके बराबर है। समझे कि नहीं? अब देखो सेम दूसरा जो है फोर्स बिटवीन मल्टीपल पॉइंट चार्जेस, यानी कि अगर हम मल्टीपल पॉइंट चार्जेस लेते हैं, जैसे ये लेते हैं, ये लेते हैं और ये लेते हैं, 3 लेते हैं, और ये मान लो Q1 है, ये क्या है Q2 है, और ये क्या है Q3 है, और ये पॉइंट हमारा क्या है P है। समझे? तो इस पॉइंट पे हम कोई भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आते हैं, तो इस पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आते हैं, तो इसके चलते क्या होगा? इसके चलते इस पे फोर्स लगेगा और उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इधर की तरफ होगा। सेम क्या है, इसके चलते भी इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा, उसका डायरेक्शन इधर होगा, और इसके चलते क्या होगा? इधर की तरफ डायरेक्शन होगा। यानी कि इतने ढेर सारे जो चार्ज है, जैसे Q1, Q2 और Q3 है, उसकी वजह से इस यूनिट चार्ज पे क्या हो रहा है? फोर्स लग रहा है, और फोर्स हमारा मान लो F1 लग रहा है, F2 लग रहा है और F3 लग रहा है। समझे? ये कूलम्ब्स लॉ से हम कैलकुलेट किया। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करके हम क्या करते हैं कि इसको हम क्या करते हैं, इसका वेक्टर सम कर देते हैं, और ये जो फोर्स है ना, ठीक है, इस दोनों चार्ज पे से कोई मतलब नहीं है। यानी कि जो भी फोर्स है ना, जो भी फोर्स है वो जैसे मान लो F2 है, तो वो किसकी वजह से है? तो इससे और इससे सिर्फ मतलब है, ये और ये है या नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और आगे भी तुम्हें काम चल के ये देगा, तो ये तुम्हें लिखना है। तो अगर तुम देखोगे कि अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो सेम उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड देखेंगे इस फोर्स का, तो वो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एट पॉइंट दिस। सेम उसी तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट पॉइंट P ड्यू टू Q2, और उसी तरीके से है। तो हम देखेंगे कि ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसके चलते? E1 के चलते, ये E2 के चलते, और ये E3 के चलते। तो देखो हम देखेंगे कि ये जो है इससे मिलता जुलता है, और ये दूसरा वाला जो है इससे मिलता जुलता है। अब हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा तो वेक्टर है ना, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से क्या करेंगे? इसके इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। समझे? और ऐड करेंगे, जो फाइनल हमारा रिजल्ट मिलेगा ना, E1 प्लस E2 प्लस E3, और यहाँ पे कैसा वेक्टर सम होना चाहिए, ठीक है, जो फाइनल हमारा रिजल्ट मिलेगा ना, वहीं क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, यानी कि एक किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? इसमें भी हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। क्लियर? ये समझ में आया? तो इन बातों को हमें ध्यान रखना है, समझे? अब देखो हम थोड़ा सा तुम लोग आगे और भी कराते हैं, ठीक है, बस इन बातों का तुम्हें क्या करना है? ध्यान में रखना है। मल्टीपल पॉइंट चार्जेस, क्लियर? Electric field due to multiple point charges, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्जेस। 7 मिनट बाकी है। अब देखो यहाँ पे जैसे बुक में दे रखा है ना, सेम उसी तरीके से हम बता रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट से हम चलेंगे। मान लेते हैं चार्ज क्या है हमारा? Q1 है, Q2 है,
Q3 है, समझे? ऐसे बताओ, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, ठीक है? पहले हम तीन चार्ज को लेके चल रहे हैं, बाद में हम क्या है रिजल्ट को हम जनरलाइज कर देंगे। तो अगर हम देखेंगे तो पोजीशन वेक्टर अगर इसका इस तरीके से, ये हमारा क्या है, ये हमारा चार्ज Q1 है, ये हमारा चार्ज Q2 है, और ये चार्ज हमारा क्या है Q3 है, समझे? तो पोजीशन वेक्टर अगर हम देखेंगे, हम ऐसे ड्रॉ किए, ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब पोजीशन वेक्टर हम इसका ले लिए R1 ले लिए, ये इसका क्या ले लिए R1 ले लिए, इसका हम ले लिए R2 ले लिए, और इसका ले लिया हम R3, समझे? और ये पॉइंट P है, इसका पोजीशन हम वेक्टर ले लिए RP, इसका पोजीशन वेक्टर हम क्या किए RP लिए। अब देखो इस तीनों चार्ज की वजह से ना इस पॉइंट P पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है, समझे? वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम पहले हम सिंगल वाला हम देख लेंगे। अब देखो जैसे मान लो कि इस चार्ज को ले लो और इस पॉइंट को ले लो, ठीक है? ये हमारा क्या है सोर्स चार्ज है और ये पॉइंट है। तो इस चार्ज के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हम ये कैसे निकालेंगे? तो तुम जानते हो निकालना, ठीक? सबसे पहले तुम वेक्टर ड्रॉ करोगे और इसका नाम क्या दोगे? तो नाम जैसे कई तरीके से यहाँ पे नाम रखा जा सकता है, ठीक है? जो बुक वाला है मैं उसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है? बुक में इसका नाम दे रखा है R1P, समझे? अब R1P क्या है हमारा? R1P क्या है? ये जो है हमारा वेक्टर फॉर्म, पोजीशन वेक्टर फॉर्म पॉइंट Q1 टू, ठीक है, P, ठीक है? यहाँ पे इसका नाम Q1 हम पॉइंट दे देना, ठीक है? ये क्या है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो पोजीशन वेक्टर है ना, ठीक है, उसको हम कहते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे R1 प्लस R1P इक्वल टू क्या हो जाएगा RP हो जाएगा। R1P इक्वल टू क्या हो जाएगा RP माइनस R1। देखो इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, हम यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहाँ पे कितना होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो ये इसका नाम देते हैं क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है हम इसको नाम दे देते हैं E1, ठीक है? चार्ज Q1 की वजह से तो E1, तो E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या है पूरा सिस्टम जो है हमारा किसमें है, वैक्यूम में है, और the charges are in vacuum, ठीक है? फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे Q1 लिखेंगे, समझे? और यहाँ पे तो हम टेस्ट चार्ज रख रहे थे ना, तो इंटू 1 रखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम उसको दिखा नहीं रहे। और फिर क्या रखेंगे R1P, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। और देखो ये R1P, क्लियर? और ये R1P क्या है, ये यूनिट वेक्टर जो है R1P इक्वल टू क्या हो जाएगा R1P डिवाइडेड R1P, समझे? सेम उसी तरीके से हम लिखेंगे E2 के लिए, लिखेंगे क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R1, ठीक है, R2P, ठीक है? यहाँ पे R2P ये वाला हो गया, समझे? R2P, यस, ये हमारा हो जाएगा E2, और ये क्या हो जाएगा E3, समझे? ये क्या हो जाएगा R3P। तो हम इस तरीके से हम लिखेंगे स्क्वायर R2P वेक्टर। सेम E3 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 R3P R3, समझे? ये हम लिखें। अब सुपरपोजिशन देखो ये क्या है ना, ये E1 E2 और E3 क्या है, एक तरीके से देखो तो एक यूनिट चार्ज पे जो कि यहाँ पे रखा गया है, यूनिट चार्ज पे फोर्स हमारा Q1 कितना लगा रहा है वही हमारा E1 है, समझे? तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से क्या करेंगे, इसको
ऐड करेंगे, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ऐड करोगे तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, ये E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, समझे। और यहाँ पे अगर हम रखेंगे, इस तीनों को रखेंगे तो हम इसको डायरेक्ट कॉमन निकाल लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समझे। दिख रहा है ये नीचे, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम कॉमन निकाल लेंगे डायरेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, Q1 R1P होल स्क्वायर R1P प्लस Q2 R2P का स्क्वायर R2P प्लस Q3 R3P स्क्वायर R3P, समझे। ये होगा, और बाकी इसको हम जनरलाइज फॉर्म में आगे बता देंगे, ठीक है। तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, सारा मेथड यही है, ठीक है। इसके आगे वाले वीडियो में हम इसका जनरल फॉर्म, यानी कि अगर n नंबर ऑफ रहेंगे तो क्या होगा, और इसको हम समेशन के फॉर्म में भी लिख के दिखा देंगे। थैंक यू।